जब कभी कोई आपराधिक वारदात होती है तो उसके बाद फिर पुलिस का नज़रिया कुछ अलग ही होता है। पुलिस देखती है कि यह आपराधिक वारदात किसी आम आदमी के साथ हुई है या फिर किसी खास आदमी के साथ। जब कभी कोई वारदात आम आदमी के साथ होती है तो कभी कभी तो डर के मारे आम आदमी कभी थाने तक ही नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पुलिस वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन यह मामला यही किसी खास आदमी के साथ हो जाए तो, यानी कोई नेता हो या कोई आईएएस अधिकारी हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाए या उनके साथ कोई घटना हो जाए तो पुलिस उनके साथ कुछ खास व्यवहार करती है। इसी कहानी के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश करूँगा। ये एक सच्ची घटना है जो कि एक आईएएस अधिकारी के साथ हुई थी। आम आदमी के लिए, चाहे वह नौकरी पेशा हो या किसान हो या मजदूर हो, वह हमेशा न्याय के लिए इधर उधर भटकता रहता है। आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का कत्ल हो जाता है और पुलिस तक जब ये सूचना पहुँचती है तो पुलिस ठीक वैसे ही काम करती है जैसे भूसे के ढेर में से सुई को तलाशना होता है, और ठीक ऐसा ही होता है। यह बहुत ही टिपिकल केस था, ब्लाइंड मर्डर था, और इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक खास रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ऑफिसर से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए पुलिस ने महज 72 घंटों के अंदर ही कातिलों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भी भेज दिया। पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया, और काश पुलिस जैसे खास आदमी के लिए काम करती है वैसा ही किसी आम आदमी के लिए भी ऐसा ही काम करती है। आज की कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुलिस ने कितनी ईमानदारी से काम किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवस। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरा नगर। बात है 25 मई 2024 की। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास इंदिरा नगर के सेक्टर 20 में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं देवेंद्र नाथ रोज की तरह घर से उठने के बाद गोल्फ खेलने जाते थे और 25 मई 2024 को भी सुबह 7 बजे के आसपास अपने ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर गाड़ी निकालता है और घर से निकल जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए। गोल्फ खेलने के बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास घर लौट आते हैं और घर आते ही जैसे ही घंटी बजाते हैं, बेल बजाने के बाद दरवाज़ा खुलता नहीं है तो वे थोड़ा परेशान होते हैं। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया, यानी अंदर धकेलना चाहा, तो हल्का सा धक्का लगा और दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। अब तो यह रजिस्टर ऑफिसर होते हैं देवेंद्र नाथ, वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, बार बार कहते हैं कि मोहिनी कहाँ हो, मोहिनी मोहिनी, लगातार आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई वहाँ से आवाज़ नहीं आती है। लगभग उनकी 58 साल की पत्नी मोहिनी होती है। जब आवाज़ लगा रहे होते हैं तो कोई आवाज़ लगाते लगाते पहली मंजिल पर पहुँच जाते हैं। पहली मंजिल पर किचन से लगा हुआ एक ड्रेसिंग रूम होता है। उनकी नज़र जब ड्रेसिंग रूम पर जाती है तो उनको देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उनकी पत्नी मोहिनी दुबे औंधे मुँह जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसे देखने के बाद उनकी नज़र पहुंचती है इधर उधर, यानी कि जो घर के अंदर अलमारियां थीं, अलमारियां खुली हुई थीं, सारा सामान बिखरा हुआ था। बस देखते ही सहज उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि लूटपाट के बाद उनकी पत्नी की हत्या हो गई है। अब ज़ोर ज़ोर से वो चीखने लगते हैं। उनकी चीख सुनने के बाद उनका ड्राइवर होता है रवि, जो उनके साथ सुबह गाड़ी लेकर जाता है, वह दौड़ता हुआ ऊपर आता है। आने के बाद देखता है कि उनकी मालकिन मरी हुई पड़ी है और मालिक रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। ड्राइवर तुरंत ही 112 नंबर पर फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है। अब पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम सभी आ जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आ जाते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर से जुड़ा हुआ मामला था और उत्तर प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा अपराध हो चुका है, तो इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती ही है कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने जब इस मामले में जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि जगह जगह सामान फैला हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा तो पुलिस ने देखा कि जो महिला है उसकी लाश पड़ी हुई है, उसके शरीर पर जो गहने थे वो एज इट इज थे, यानी उन्हें किसी ने नहीं निकाला, उन पर किसी ने हाथ नहीं लगाया, यानी कि चाहे गले हो या मंगलसूत्र हो या फिर हाथ में कुछ भी पहना हो, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो भी ज्वेलरी थी ठीक वैसे ही थे, उन पर किसी ने कोई हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी। जबकि उनकी हत्या किसी धारदार चीज़ से की जाती है जिससे लगातार वार किए जाते हैं। साथ ही उनके गले में एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि जैसे इनका गला दबाया गया हो। कुछ ही देर में मीडिया पहुंच जाती है, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब पूरे देश में इस घटना की गूंज फैल जाती है कि आखिरकार एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का किसने मर्डर कर दिया। जब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो इस आईएएस अधिकारी के बारे में पता चलता है कि आईएएस अधिकारी प्रयागराज में कमिश्नर के पद पर भी रह चुके हैं, साथ ही रायबरेली भी या अन्य जिले के वहाँ डीएम रह चुके थे। जब पुलिस वालों ने और जांच पड़ताल शुरू की, परिवार के लोगों से पूछताछ करना शुरू की, तो पता चला कि ये इनकी दूसरी पत्नी है। इनकी पहली पत्नी का नाम मीना था। मीना की साल 2004 में मृत्यु हो जाती है और उनको 2 बच्चे होते हैं। एक बेटे का नाम प्रांजल होता है जो कि अपने परिवार के साथ नोएडा में रहता है। साथ ही उनका दूसरा बेटा होता है, उसका नाम प्रतीक होता है और पत्नी के मरने के 2 साल बाद ही वो एक महिला से शादी कर लेते हैं। वो महिला जो कि एक एनजीओ चलाया करती थी जिसका नाम मोहिनी दुबे होता है। इस शादी से यानी कि इनकी दूसरी शादी से उनके दोनों बेटे खुश नहीं थे और वह अपनी अपनी जगह पर थे। अब इसी बीच में पुलिस ने इस मामले में पड़ताल शुरू किया तो पुलिस ने कोशिश की कि उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन दोनों बेटे बाहर थे और वह दोनों एकदम से वहां नहीं पहुंचते हैं। तो पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है कि आखिरकार क्या वजह है कि मोहिनी दुबे का अपनी कोई औलाद नहीं थी। पुलिस ने और जांच पड़ताल शुरू किया तो जो भी अलमारियों में रखा हुआ ज्वेलरी थी, जेवर था, तो वो गायब था। साथ ही घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसका भी डीवीआर भी गायब था। अब उससे पुलिस ने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि घर में ही कोई छुपा हुआ है, कोई अपना ही या कोई घर का ही कोई सदस्य है जिसने ऐसा कांड किया है। अब पहला सस्पेक्ट जो होता है वो सौतेले बेटे होते हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की और वहाँ से पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार पुलिस ने करे तो करे क्या। साथ ही पुलिस ने जो भी आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उन पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चला करने की कोशिश की तो पता चला कि जैसे ही आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ अपने घर से निकलते हैं गोल्फ खेलने के लिए तो उनके ठीक जाने के बाद 12 या 13 मिनट के बाद दूध देने आया था और दूध देकर वो चला जाता है। जैसे ही वो जाता है एक नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर 2 व्यक्ति आते हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे, जिनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। लगभग 9:30 बजे के आसपास से उससे पहले वो आराम से निकल जाते हैं हत्याकांड को अंजाम देकर। और पुलिस ने बस इनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कुछ भी सफलता नहीं मिलती है। अब पुलिस के लिए सिर्फ एक ही सुराग था और वो सुराग था नीले रंग की स्कूटी। अब एक ही कलर की शहर के अंदर हजारों स्कूटी हो सकती हैं, आखिर कैसे ढूंढे उसको। तो पुलिस के द्वारा 3 टीमें बनाई गई, लगभग 40 के आसपास पुलिसकर्मी उसमें लगाए जाते हैं। कई बड़े अधिकारी भी लगाए जाते हैं, कई सूझबूझ वाले ऑफिसर भी इसमें लगाए जाते हैं, यही सोचकर कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। अब पुलिस ने अलग अलग जो जनपदों के अधिकारी थे उनको भी सम्मिलित कर लिए थे और पुलिस ने कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके खुलासा किया जाए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। स्कूटर पर जो सवार होते हैं उनमें से ही कुछ पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है, उसने कुछ दूर चलने के बाद, कई किलोमीटर निकलने के बाद वो अपना हेलमेट था उसको उतार देता है और आराम से वो चलने लगता है। तो यहाँ से पुलिस को थोड़ा सा रास्ता मिलता है, लेकिन उसकी शक्ल देखा जाती है, लेकिन उसकी शक्ल का कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था। अब पुलिस के पास वह स्कूटी बची थी। पुलिस ने इस स्कूटी की कंपनी से संपर्क साधा और कहा कि आपकी कंपनी में कि लगभग लखनऊ शहर के अंदर कितनी स्कूटी बिकी गई हैं। पुलिस ने अब तक 1060 स्कूटी वालों के पते निकाले और उनके मालिकों के नाम निकाले और पुलिस ने जब हर व्यक्ति के घर में पुलिस को भेजना शुरू किया, ऐसे करते करते पुलिस को 3 स्कूटी मालिक मिले जिन पर थोड़ा शक होता है। 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति होता है जो घोसी आना एक जगह होती है वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत होता है। पुलिस जब उसके घर जाती है तो पुलिस तो घर पे मिलता नहीं है और उसका भाई मिलता है, जो उसके भाई से पता किया जाता है और पुलिस अचानक से उसके घर पहुंचती है तो रंजीत जो भाई होता है वो पुलिस को देखकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसको पकड़ कर पूछती है कि भाई तुम भागे क्यों? तो उसने बताया, सर मैं दूसरी कोई छोटी मोटी चोरी करी थी, उस चक्कर में हो सकता है मैंने सोचा कि आप मुझे पकड़ने आए इसलिए मैं भाग रहा था, लेकिन इस हत्याकांड से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसने पूछताछ में पुलिस को ऐसा बताया। अब रंजीत के पास पुलिस पहुंचती है, रंजीत से बातचीत करने की कोशिश करती है तो रंजीत को देखते ही पुलिस के होश फाख्ता इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसने ही जो अपना हेलमेट उतारा था
और हेलमेट वाले जो बिना हेलमेट वाला व्यक्ति था उससे शक्ल मैच कर जाती है। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, इसलिए उसने अपने बाल बाल अपना बिल्कुल हुलिया वैसा ही कहीं वैसा रखा था। पुलिस उसे अब थाने लेके आ जाती है, साथ ही जो उसका मोबाइल था उसकी सीडियाँ निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि घटना के दौरान वो अपने घर पर ही था, लेकिन ये रास्ते में है। अब उसने मोबाइल अपने घर पे छोड़ा हुआ है, ये रास्ते में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसकी सीडियाँ निकलवाई, तो सीडियाँ निकलवाने के बाद अब पुलिस को थोड़ा सा चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल पुलिस ने उस स्कूटी की तलाश कुछ ऐसे की थी, जितने भी 1000 स्कूटी थी उन 1000 स्कूटी के जो नंबर थे वो नंबर मिलान कर रहे थे। जो यह स्कूटी आई थी इसने आगे का भी नंबर प्लेट और पीछे का भी नंबर प्लेट थी, उसने उसको मोड़ा हुआ था और कुछ अंक दिखाई दे रहे थे, कुछ दिखाई दे रहे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए पुलिस को 1000 स्कूटी में से तलाश करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार जो नंबर लिखे होते हैं उनमें जैसे LW या कुछ और भी जगह जैसे UP32 उसके आगे जो भी संख्या रही होगी उसमें से एक आध अक्षर पुलिस को पहचानने में आ गया होगा। इसलिए उन नीली स्कूटी में से एक स्कूटी को आराम से ढूंढ लिया गया और जब उसके सीडियाँ निकलवाया तो उसकी बातचीत हो रही थी एक अखिलेश यादव नाम के व्यक्ति से, और वो अखिलेश यादव वो ड्राइवर का काम किया करता था। पता चलता है कि वो ड्राइवर तो 13 साल से इसी IAS ऑफिसर के घर काम किया करता था। अब जब IAS ऑफिसर के घर काम कर रहा था तो पुलिस ने जब इसकी तलाश करना शुरू किया तो कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार पुलिस उसको ढूंढ लेती है। अब ढूंढने के बाद उससे जब पूछताछ करती है तब जाकर वो चौंकाने वाली बात सामने रखता है। दरअसल जब उससे पूछा जाता है तो अखिलेश यादव का ही सगा भाई रवि यादव वो उस दिन इस IAS ऑफिसर को लेकर गया हुआ था। उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह बताता है कि उसने इस घटना का घटनाक्रम को इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि पिछले 4-5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उसे उम्मीद थी कि इस घर से लगभग 4 या 5 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे, लेकिन उस अधिकारी ने कुल 21,000 दिए और इस बात को लेकर वह थोड़ा गुस्से में था। लेकिन ये गुस्से में था इसलिए कर भी क्या पाता। अभी इस घटना से ठीक 15 दिन पहले ये IAS ऑफिसर की जो पत्नी होती है इसे कहीं जाना था। उसने अपने जितने भी घर के अंदर जो जेवरात थे वो निकाल के अपने बेड पर रखे हुए थे और उन जेवरात की कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास, और उसमें कुछ देसी करेंसी भी थी, विदेशी करेंसी भी थी। तभी मौका देखते हुए सोचा कि क्यों न इस घर में अगर लूटपाट को अंजाम दिया जाए तो वह करोड़पति हो सकता है। उसके ऊपर जो 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा है वो भी खत्म हो सकता है। वो अपने दोस्त रंजीत से बातचीत करता है। रंजीत से कहता है कि भाई एक घर है उसमें इस तरह की घटना को अंजाम देना है। रंजीत तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी कर्जे में था। अब अखिलेश भी इस घर में काम करता है, पिछले 13 साल से उसका भाई भी काम करता है। हालांकि 1-2 नौकर और भी थे, लेकिन जिस दिन घटना हुई उस दिन नौकर घर पर मौजूद नहीं थे। अब अखिलेश और रंजीत दोनों होते हैं, क्योंकि रवि जो इस IAS ऑफिसर को लेकर गया था उसने इशारा कर दिया था कि मैं इस वक्त निकलूंगा और तुम आराम से आ जाना। दूधिया के जाने का इंतजार करते हैं, घर के अंदर जाते हैं। प्रवेश करने से पहले वो बेल दबाते हैं। मालकिन मोहनी बाहर आती हैं और झांक के देखती हैं कि सामने है अखिलेश है। अखिलेश क्या बात है, मोहनी कहती है, कैसे आना हुआ। वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है रंजीत, उसको नौकरी की ज़रूरत है मैडम, आप उनकी मदद कर सकती हैं क्या। वो कहती है कोई बात नहीं, उसे अंदर बुला लो, आराम से बैठो, में चाय पियो, इसके बाद बात करते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं उस मालकिन के पैर छूने के लिए जब झुकते हैं और उसके बाद जब खड़े होते हैं तो उस मालकिन को खड़े होते ही वह पेचकस से वार कर देते हैं और एक के बाद एक लगातार वार कर रहे थे। उस महिला की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि वो महिला पेचकस से ही मर जाती है, लेकिन इत्मीनान करने के लिए उसके गले में दुपट्टा डाला जाता है और दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक कि महिला की मौत नहीं हो जाती। अब इसके बाद घर में कोई आने वाला तो था नहीं। वो अलग अलग अलमारियों में जाते हैं और वहाँ जितने भी जेवर रखा हुआ था या नगदी रखी हुई थी, जो भी सामान रखा हुआ था उन्होंने वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद वो अपना सामान समेटा। सामान समेटने के बाद उन्हें लगता है कि क्योंकि वो तो घर के अंदर आता जाता है, इसलिए ऐसा ना हो कि पुलिस जांच पड़ताल कर ले और उसके फिंगरप्रिंट इसके अंदर ना आ पाए। इसलिए जहाँ जहाँ भी जिस जिस जगह वो गए थे इस हत्याकांड के दौरान बाकायदा उस बाथरूम में उस जगह को उन सामानों को ले जाके धुलाई कर देते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना मिल जाए। महिला के शरीर को भी नहलाया जाता है, साफ किया जाता है ताकि उसके शरीर से ही फिंगरप्रिंट हट जाए। अब फॉरेंसिक टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, वो फेल हो जाती है, उसे कुछ सफलता हासिल नहीं मिल पाती है क्योंकि जो भी जगह थी वह साफ़ हो चुकी थी।
कातिल ने बिल्कुल अपना रास्ता क्लियर कर दिया था। जैसे ही आईएएस ऑफिसर घर पहुंचता है, उसका जो नौकर था घर पहुंचता है, अब वो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखता है, तो सबसे पहले वो नौकर अपने रवि सगे भाई को अखिलेश को फ़ोन करता है। अखिलेश को जैसे ही सूचना मिलती है वो तुरंत आता है और मालकिन को देखने के बाद दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है। जब रो रहा था तो पुलिस वाले पूछ रहे थे कि ये इतना क्यों रो रहा है, तब यह आईएएस ऑफिसर ने कहा कि यह इसलिए रो रहा है क्योंकि इसका घर बनवाने में, इसकी शादी करने में या फिर कोई परेशानी होती है उसमें यह जो भी पत्नी उसकी मदद किया करती थी। जब जब उसे पैसे की ज़रूरत होती थी तब तब पत्नी मदद किया करती थी। और वो जो रो रहा था तो उसे माँ कह कर रो रहा था कि माँ ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, इसलिए पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। वो पोस्टमार्टम हाउस में भी साथ गया था, वो अंतिम संस्कार में भी साथ था, और जो अस्थियाँ विसर्जित होती हैं उसमें भी साथ रहा। वह हर वक्त साथ था, हर वक्त वो साथ था। कातिल और कातिल को लेकर पुलिस का कोई शक नहीं हुआ। अगर वह स्कूटी नहीं पकड़ी जाती तो शायद इतनी जल्दी इस केस का खुलासा नहीं हो पाता। पुलिस ने इनसे सारा सामान भी बरामद कर लिया और सारा सामान बरामद करने के बाद पता चला कि लगभग 1 करोड़ रुपए के जो जेवरात थे वो इन्होंने हासिल कर ही लिए थे। जब इनसे पूछा गया कि तुमने शरीर पर जो जेवरात थे, चाहे वो मंगलसूत्र हो या कोई और सोना चांदी, या तुमने उन्हें हाथ क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि हमने पर्याप्त ज्वेलरी मात्रा में निकाल ली थी, इस ज्वेलरी पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, जबकि उस ज्वेलरी के तो सबसे ज़्यादा करीब थे। इस घटना क्रम को आसानी से अंजाम देते हैं और इसमें से 3 लोगों को मिले भगत होती है। इसमें अखिलेश होता है, उसका दोस्त रंजीत होता है, और जो भी इलाके का रहने वाला होता है उसका सगा भाई जो घर में ही था लेकिन वहाँ से रेकी कर रहा था। पुलिस ने 72 घंटों में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। और कातिल जब इस घटनाक्रम को अंजाम देकर यहाँ से निकलते हैं तो G20 मार्ग से वो निकलते हैं और उसके बाद अहिमा मार्ग से आगे जाते हैं। अहिमा मार्ग चौराहे से होते हुए कैंट की तरफ निकलते हैं। रास्ते में इकाना एक जगह पड़ती है, इकाना के पुल से जो भी उनके पास हथियार होते हैं लेके जा रहे थे वह इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं ताकि पकड़ा ना जाए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कातिल कितना भी शातिर हो, लेकिन जब पुलिस अपने पर आ जाए तो उन्हें ढूंढ ही लेती है, और इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है। आप सावधान रहें, सचेत रहें ऐसे लोगों से जो आपके आसपास होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।